तो यहाँ हम फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is being dragged with a uniform velocity of 2 meter per second on a rough horizontal plane। ठीक है। The coefficient of friction between the body and the surface is 0.2। तो क्या क्या दिया है, मास दिया है 2 kg, वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं दिया है 0.2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 5 सेकेंड। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि कितना हीट जनरेट हुआ है 5 सेकेंड में, हीट इन 5 सेकेंड, ये मुझसे पूछा जा रहा है। और क्या क्या दिया है, J इज इक्वल्स टू 4.2 जूल पर कैलोरी ये दिया है, एंड G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया है। हीट क्यों जनरेट होगा पहले समझना है कि एक बॉडी है 2 kg का, इसे हम एक रफ सरफेस पे घिस रहे हैं आगे की तरफ, तो इनमें हीट जनरेट होगा, ये फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पर, इस फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा। तो अगर मैं इस टाइप के बॉडी को यहाँ ऐसे मैं लेकर जाऊँ तो ये फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एन क्या होता है, इनका नॉर्मल फोर्स, ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, तो दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू तो दिया है, और एन क्या होता है, एन है नॉर्मल फोर्स, और एन इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, सो इट इज एम इंटू जी। सो इट इज 0.2 इंटू 2 kg इंटू 9.8। तो ये है हमारा F। इसे अगर सॉल्व करूँ तो 4 करके इसे करता हूँ, 4 8 जा 2 कैरी 3 36 39 एंड 1 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सो लाइक दिस न्यूटन। ये हमारा 3.92 न्यूटन F है फोर्स। और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैं इस वेलोसिटी से 5 सेकेंड तक इसे खींच रहा हूँ, है ना। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू, हमें पता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन कुछ नहीं है इसलिए ये टर्म इज इक्वल्स टू 0। S इज इक्वल्स टू UT, वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, इंटू कितने देर के लिए, 5 सेकेंड के लिए, सो इट इज़ 10 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 3.92 इंटू 10, सो इट इज़ 39.2 न्यूटन मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 39.2 जूल। ये हो गया हमारा वर्क डन। अब इस वर्क डन के कारण ही हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हीट भी इतना ही होना चाहिए, हीट इज इक्वल्स टू 39.2 जूल। लेकिन क्या हीट को जूल में लिखेंगे, नहीं, हीट को हम कैलोरी में लिखेंगे। तो उनका कन्वर्सन यहाँ दिया है, यहाँ भी दिया है ये कि 4.2 जूल पर कैलोरी, दैट मीन्स 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो यहाँ पर इतने जूल इक्वल्स टू क्या होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरी। देयरफॉर 39.2 जूल इज इक्वल्स टू 39.2 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। सो ये है बेसिकली 39.2 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इसे दोनों को हटा सकते हैं। सो इट इज़ 392/42। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 121 और इसे लिख सकते हैं 196 और करते हैं 21/196। तो ये पहले ही 9 टाइम्स में 189, रिमाइंडर 7, डेसिमल देकर 0 3, सो इट इज 63, रिमाइंडर 7 0, सो 3 चलता रहेगा। सो इट इज 9.33 कैलोरी। अब ये कैलोरी में आ गया।
तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 5 सेकेंड। तो हमारा इतना हीट जनरेट होगा 5 सेकेंड में, यही हमारा आंसर है। अब कह रहे हैं कि अ स्टीरर इन 1 लीटर ऑफ वाटर रिवॉल्व्स 360 RPM मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फेसिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 न्यूटन। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑलरेडी बता दे रहा है कि ये 0.1 न्यूटन है। तो हमारा जो फोर्स है वो इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन है, कह दिया। तो मुझे रेजिस्टेंस दिया है, फोर्स दिया है 0.1 न्यूटन है, और कह रहे हैं कि 1 लीटर वाटर को 360 RPM से रिवॉल्व कर रहा हूँ, मीन्स 360 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 360 टाइम्स ये रिवॉल्व हो रहा है। उनका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे समझिए, एक ऐसा सर्कल है, यहाँ से हमारा स्टीरर है, यहाँ पर एक चम्मच टाइप का रखा है जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे, ठीक है। तो इनका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो R मैं लिख सकता हूँ 5 सेंटीमीटर, जिसे लिख सकता हूँ 0.05 मीटर, हमारा ये R है। तो एक बार जब घूमेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन कितना होगा 2 पाई R, एक बार घूमेंगे तो, ठीक है। फिर डिस्टेंस इन 360 रिवोल्यूशन, 360 रिवोल्यूशन करेंगे तो 2 पाई R इंटू 360, इतना मीटर, यहाँ मीटर लिखता हूँ, इतना मीटर 360 में। और 360 रिवोल्यूशन कितने देर में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है। मुझे चाहिए कि हाउ मच डज दी वाटर टेम्परेचर राइजेज इन 1 घंटे में, 1 आवर में कितना होगा। तो 1 मिनट में अगर इतना होता है तो डिस्टेंस इन 360 है ना, 360 में इतना होता है, तो 1 घंटे में कितना होगा। ये जो रेवोल्यूशन है ये 1 मिनट में है ना, बिकॉज इट इज़ 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मुझे 1 आवर में चाहिए। तो डिस्टेंस इन 1 आवर में क्या होगा, ये जो है 1 मिनट वाला इनमें इंटू 60 करना होगा। सो 2 पाई R इंटू 360 इंटू 60। अब जो मीटर आ रहा है, इतना मीटर ये डिस्टेंस कवर होगा ऐसे सर्कल बना बना कर 1 घंटे में, ठीक है ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वर्क। सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 2 पाई R इंटू 360 इंटू 60, इतना पूरा। इनका यूनिट है न्यूटन, इनका यूनिट है मीटर, सो न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल भी कह सकते हैं, और जूल। अब इतना वर्क हो रहा है, इतने वर्क का क्या होगा, अब हीट प्रोड्यूस होगा इतने वर्क के कारण, ठीक है। एज्यूमिंग दैट नो रेडिएशन लॉस, कुछ लॉस नहीं हो रहा है, तो ये पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट होगा, और उस हीट के कारण हमारा टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज होगा। तो हीट हम जानते हैं इज इक्वल्स टू क्या होता है MST, जहाँ M है हमारा मास ऑफ द वाटर। अब मास ऑफ द वाटर कितना दिया है, यहाँ लिखा है 1 लीटर। तो हमें ये पता है कि मास जो है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 1 लीटर, जिसे 1 लीटर इंटू डेंसिटी होता है ऐसा यूनिट में 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये है हमारा डेंसिटी का यूनिट। 1 लीटर को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब कट जाएगा, 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -3, दैट मीन्स 1 kg पर 1 kg। सो हमारा मास जो है वो 1 kg आ रहा है यहाँ से। तो मास जो है वो 1 kg, 1 kg को लिख सकते हैं ग्राम में, इट इज़ 1000 ग्राम।
तो मैं 1 kg को ग्राम में लिख देता हूँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इंटू एस। वाटर का एस क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, इनका यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, इंटू टी। ये टी हमें नहीं पता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही तो ढूंढना है टी इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम ग्राम कट गया, मतलब ये टोटल हमारे कैलोरी में है। क्या कैलोरी को हीट के जो यूनिट है जूल, उससे इक्वेट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कैलोरी और इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो मैं पहले कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करूँगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस मच कैलोरी, दिस इज इक्वल टू, अब मैं लिख सकता हूँ 1000 टी इंटू 4.2। अब ये जूल हो गया, ठीक है। ये पहले कैलोरी था 1000 टी कैलोरी, अब ये 1000 टी इंटू 4.2 ये जूल हो गया। अब मैं इस जूल को इक्वेट कर सकता हूँ। देयरफॉर हीट इज इक्वल्स टू वर्क, और लिख सकता हूँ 1000 टी इंटू 4.2 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 2 पाई आर इंटू 360 इंटू 60, इतना बड़ा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल्स टू, अब पूरा लिखना है अच्छे से, 0.1 इंटू 2 पाई, आर को लिख सकता हूँ ना यहाँ पर 0.05, तो वही लिख देता हूँ 0.05 इंटू 360 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 4.2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। करते हैं। थोड़े ऐसे करेंगे धीरे धीरे। ये 1.5 है, सॉरी 0.1 है, इसे 1/10 भी लिख सकता हूँ, इंटू 2 इंटू पाई को 22/7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटू ये 5 है 0.05, इसे मैं 5/100 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 1000 नीचे का रह गया, उसे भी लिख देता हूँ। और ये जो है 4.2 है, उसे मैं 42 इंटू ऊपर 10 भी लिख सकता हूँ, और 360 इंटू 60, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब जीरोस को काटता हूँ, ये 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, जीरो काट दिया। अब और क्या क्या कट सकता है? ये 5 से, और ये 5 से काटूँ तो मैं 2, और ये 2 कट सकता हूँ। फिर ये 42 है, इसे 42 और ये 36 है, 6 से कट सकता है, 6 7 जा एंड 6 6 जा 36, ठीक है। तो इतना रखते हैं। अब ये लिख सकते हैं मैं कि 22 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 49, और ये 0 0 दो, हाँ ठीक है। ये 0 0 दो अलग से रहने देते हैं, इसे सब पहले देख लेते हैं। तो 22 इंटू 6, 2 कैरी 1 13 इंटू 6, डेट मीन्स 2 कैरी 1 18 19, 1 कैरी 1 7। इसको डिवाइड करना है मुझे 49 से, ठीक है। तो मैं इसे 49 से डिवाइड करता हूँ, 49 से। ये 2 जीरो को मैं अलग से रहने देता हूँ 49 से। सो इट इज़ 1 टाइम्स में होगा 49, 0 कैरी ये 3, फिर ये 2 आ रहा है, फिर कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में देखता हूँ, 4 कैरी 5 24 29, ये है 8,
बस डेसिमल दूँ तो यहाँ पर एक 0 लगा सकता हूँ, 1 टाइम्स में ही जाएगा 49 31। सो बेसिकली ये 16.1 और ये 100 जो रह गया था ना उसे 100 लिख देता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.161, ठीक है। तो ये 0.161 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा आंसर है। ये 100 इसलिए रहने दिया था ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। अगर मैं इसे काट दूंगा तो नीचे एक बड़ा टर्म आ जाएगा, फिर उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे मैं 100 रहने दिया, सिर्फ मैंने इतना को सॉल्व किया और सॉल्व करके 16.1 आया। डिवाइडेड बाई 100 तो 100 है, फिर ये 0.161, तो हमारा आंसर है 0.161। यहाँ कह रहे हैं कि एक पीवी डायग्राम ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज अ ट्रायंगल दिया है इन दी ऑर्डर जैसा दिया है, इस डायग्राम में जा रहा है इस एरो के साथ ऐसे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी 4,1 2,4 2,1 दिया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड वी, मतलब पहले पावर ये प्रेशर है और बाद में वॉल्यूम है। प्रेशर का यूनिट है जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, ये भी उन्होंने कह दिया है। हमारा जो वॉल्यूम है वो लीटर में है और ये प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ये दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी, ए से बी में जाने में कितना वर्क हुआ है, बी से सी में कितना वर्क हुआ है और सी से ए में कितना वर्क हुआ है और ओवरऑल टोटल वर्क कितना हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करने को कहा है। तो हमें पता है ए से बी में जब मैं जा रहा हूँ ए टू बी, तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा जो ये ए और बी का लाइन है ना, इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया बन रहा है ये पूरा है ए और बी का वर्क, ठीक है। अगर मुझे बी और सी से जाते वक्त कितना वर्क है वो मुझे चाहिए, तो ये जो लाइन बन रहा है इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया है वो है बी और सी का वर्क। सिमिलरली अगर सी से ए के वक्त जाते समय ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे कोई भी एरिया नहीं बन रहा है, तो देयरफॉर इनका ए और सी का वर्क भी 0 होना चाहिए, वही है। सो बेसिकली मैं ए बी अभी निकाल रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर वॉल्यूम जो है 1 से 4 में जा रहा है, मतलब डेल वी पॉजिटिव है, मतलब वॉल्यूम गैस जो है एक्सपेंड हो रहा है। सो एक्सपेंशन मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन है तो हमारा W जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा WAB वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रीजन ये होगा। तो एरिया ऑफ दिस रीजन कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दिस रीजन लिख सकते हैं ना, पहले ये ट्राइंगल का एरिया प्लस ये स्क्वायर का एरिया, तो वही लिखते हैं इज इक्वल्स टू ABCA ये एरिया प्लस ये एरिया CBDEC CBDEC। अभी ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा बेस है, बेस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 4 से 1 तक, सो 4 - 1। हाइट कितना है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 2 से 4 तक, मतलब 4 - 2 ये डिफरेंस है, ठीक है। प्लस अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 4 से 1 तक, ये हमारा लेंथ है, तो 4 - 1 और ये हाइट कितना जा रहा है 0 से 2 तक, मतलब 2 - 0 ये हमारा हाइट है, हमारा एरिया निकल गया। सो इट इज़ हाफ इंटू 3 इंटू 2 ये एक पार्ट प्लस 3 इंटू 2 ये एक पार्ट, ये हाफ हाफ कट गए, तो इट इज़ 3 + 6 = 9। यूनिट क्या है इनका, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू लीटर, ये इनका यूनिट है। फिर अब BC निकालते हैं, BC क्या हो रहा है, फिर से इस पिक्चर में देखिए हमारा BC क्या है, BC मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है 4 से 1 आ रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है,
इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम है, कंप्रेशन में वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो हम WBC निकालेंगे वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और फिर एरिया ऑफ ये CBDEC, ये एरिया। अब ये एरिया तो हम यहाँ पर पहले ही निकाल चुके हैं, 3 × 2 मीन्स 6, तो ये है -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू लीटर, ये है इनका ये एरिया। फिर WCA तो WCA होगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनका एरिया कुछ भी नहीं है इनके नीचे। अब टोटल एरिया, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन दिस प्लस दिस, देयरफॉर टोटल वर्क इज इक्वल्स टू WAB प्लस WBC प्लस WCA। WAB तो है 9, WBC कितना है -6, और WCA कितना है 0, सो इट इज़ 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर लीटर। ये हमारा वर्क डन है, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लीटर। इसे अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन लीटर जो होता है, लीटर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मुझे लीटर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो मुझे लिखना होगा 3 × 10⁻³ अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब और ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 3 × 10⁻³ न्यूटन, ये है वर्क, टोटल वर्क डन। सिमिलरली यहाँ पे जो ये है WAB, उसे मैं लिख सकता हूँ 9 × 10⁻³ न्यूटन, सॉरी ये न्यूटन मीटर, डेट मीन्स जूल, ये भी न्यूटन मीटर। नंबर 2 जो है WBC इज इक्वल्स टू -6 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, और ये तो है टोटल W है, W इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को मैं जूल्स भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे ऐसे आंसर है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वर्क डन टू कंप्रेस आइसोथर्मली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, लेकिन आइसोथर्मली करना है। कैलकुलेट द वर्क डन, तो पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम था V1, बाद में जो वॉल्यूम V2 है वो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम मीन्स V1/2, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। आइसोथर्मली मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। एट NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP में हमारा टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू nRT ln V2/V1। अभी n कहाँ से आया, n है नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकलेगा, मुझे पता है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मास होता है 2 ग्राम्स, मतलब 2 ग्राम मतलब होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। मुझे कितना ग्राम मिला है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है, हाफ, n इज इक्वल टू हाफ, सो इट इज हाफ इंटू R ऑलरेडी दे के हैं इन्होंने 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, इंटू
केल्विन ये टेम्परेचर 273 इंटू ln। अब ये V2 कितना है, V2 है V1/2 और V1 कितना है V1। ठीक है, इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, हाफ को किधर भी काट देते हैं तो 8.31 इंटू इस हाफ से ये करे तो इट इज़ 1 3 कैरी 1 6.5 इंटू ये ln, ये V1/2 बाई V1 मतलब ln हाफ। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ln हाफ कितना होता है, -0.693। ln2 कितना होता है 0.693। ये दो याद रखना इजी है और एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। तो 8.31 इंटू 165.5 इंटू 0.693, लेकिन एक माइनस साइन के साथ, ये माइनस है वहाँ पे माइनस लिख दिया। इनका यूनिट क्या होगा, हर कुछ मैंने SI में लिया है तो इनका यूनिट भी जूल्स में आएगा। ये भी जूल में है ना, तो जूल के साथ मैंने मोल मल्टीप्लाई कर दिया, केल्विन मल्टीप्लाई कर दिया, ये है मोल ये है केल्विन, तो ये पूरा टर्म क्या है जूल्स में आ गया, तो यही इसलिए ये पूरा टर्म जूल्स में है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो हम देखते हैं 1365 इंटू 831, तो 5631 इंटू 5 कैरी 1 1 कैरी 3 सॉरी 5 कैरी 1 9 कैरी 1 0 कैरी 1 4, ये है 0 कैरी 4 2 कैरी 5 9 कैरी 2 10, तो इसे लिख सकते हैं 5 1 3 4 3 1 1। ठीक है, इनके साथ 693 मल्टीप्लाई करना है, 693 करते हैं, सो इट इज़ 45 9 2 कैरी 1 0 कैरी 1 4 3 इंटू 5 कैरी 4 3 कैरी 1 8 कैरी 2 8 कैरी 3 0 कैरी 3 2 कैरी 1 10, ये 6 से 0 9 8 कैरी 1 कैरी 2 0 कैरी 2 8 एंड 6, तो ये है 5 9 2 0 कैरी 2 8 कैरी 1 0 कैरी 1 6 8 7, तो इतना बड़ा मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला। डेसिमल के बाद कितने डिजिट लगेंगे 1 2 3, यहाँ एक है 4 और यहाँ 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक डेसिमल होगा, तो बेसिकली -786.08, जिसे मैं -786.1 भी लिख सकता हूँ। इतना जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वर्क डन लग रहा है। तो कैलकुलेट द वर्क डन ना, तो दिस इज द वर्क डन, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड एंड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है 0। ठीक है, तो फिर डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, और हमारा डेल यू इज इक्वल्स टू 0 है, डेल डब्ल्यू चेंज इन दी वर्क हमने निकाल लिया है, तो डेल क्यू क्या होगा, डेल क्यू भी सेम होगा, सो डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
786.1 जूल। लेकिन क्या हीट को जूल में लिखेंगे? नहीं, हीट को हम कैलोरी में लिखेंगे। तो कन्वर्ट करना है हमें कैलोरी में, तो हमें पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है, और 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरी होता है। तो इतना जूल इज इक्वल्स टू 786.1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। ठीक है, फिर से कैलकुलेशन, 786.1 डिवाइड बाई 42, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 187.16 कैलोरी आएंगे ये आंसर। यहाँ कह रहे हैं कि अ कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब्स 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ रिजर्वर एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिजेक्ट 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग द साइकिल। तो ये एक साइकिल है, ये हमारा इंजन है, हीट इंजन। ये कितना हीट ले रहे हैं? Q1 जो है 1000 जूल ऑफ हीट ले रहे हैं। रिजेक्ट कर रहे हैं कितना? Q2 जो है 600 जूल हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं W। ऑब्वियसली ये W जो है ये दिस माइनस दिस, दैट मीन्स 400 जूल होगा हमारा W। लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं? ये रिजर्वर जो है यहाँ पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड में है। 127 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं अगर सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 400 केल्विन होता है, तो वो भी लिख लिए। मुझसे क्या पूछ रहे? एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन पूछा जा रहा है। नंबर 1 एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन हमें पता है W/Q1। सो W/Q1, W कितना है? 400। तो और W के ये 400 आया कैसे वो भी लिख लेते हैं। W होता है Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 400 है, तो 400 डिवाइडेड बाई 1000। इसे अगर मैं काटूँ तो इट इज़ 0.4, डैट मीन्स इट इज़ 40%। एफिशिएंसी हमारा 40% है। टेम्परेचर ऑफ द सिंक निकालना है, मतलब ये T2 यहाँ पर निकालना है। कितना है? T1 यहाँ दिया है 400 केल्विन, T2 हमें निकालना है कि T2 कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि कार्नोट इंजन के लिए Q1/Q2 इज इक्वल्स टू T1/T2 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ऐसा है तो Q1 कितना है? Q1 है 1000, Q2 है 600 इज इक्वल्स टू T1 कितना है? 400, और T2 कितना है? नहीं पता, ढूंढना है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये काट कर 2, ये काट कर 2, और यहाँ से 1, यहाँ से 1 काट दिया हमने। तो यहाँ से लिख सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 6, दैट मीन्स इट इज़ 240 केल्विन। ये हमारा T2 हो गया। 240 केल्विन को अगर मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? माइनस करना होगा, 240 माइनस 273, तो अगर इसे माइनस करेंगे तो ये 33 आता है, माइनस 33। सो इट इज़ माइनस 33 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या देख रहे हैं? अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन पर साइकिल कितना वर्क हो रहा है? तो पर साइकिल वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना है? Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू, हमने पहले ही निकाल के रखा है, 1000 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 400 जूल। यही यूजफुल वर्क है पर साइकिल, हमारा आंसर। अब देखते हैं, अ कार्नोट इंजन हैज़ एफिशिएंसी बिटवीन हैज़ सेम एफिशिएंसी बिटवीन 100 Kelvin and 500 Kelvin and between T Kelvin and 900 Kelvin. Calculate the temperature T of the sink. ये T जो है सिंक है।
तो बोल रहे हैं कि एक दो कार्नोट इंजन है, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। नंबर 1 जो है वो हमारा T1 500 और T2 100 केल्विन पे काम करता है। दूसरा जो कार्नोट इंजन है उनका T1 इज इक्वल्स टू 900 है, इसे T1 डैश से डिनोट करते हैं, और इनका T2 डैश जो है वो मुझे निकालना है। वही T2 डैश को इन्होंने T कह दिया है और इस T का वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, और क्या बोल रही है कि इनका एफिशिएंसी जो है और इनका एफिशिएंसी जो है दोनों सेम है, ये भी इन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो हमें पता है इनका एफिशिएंसी क्या होता है 1 माइनस T2/T1। इनका भी एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T2 डैश बाई T1 डैश, क्योंकि सिंस दे हैव सेम एफिशिएंसी देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू ईटा डैश। तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डैश बाई T1 डैश। बस अब वैल्यू पुट करना है। सो 100 बाई 500 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T/900। अब मुझे T का वैल्यू निकालना है। इसे हम लिख सकते हैं 100 बाई 500 इज इक्वल्स टू T/900। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये 1 माइनस इतना एंड 1 माइनस इतना दोनों इक्वल है, तो ये 1 और ये 1 इधर से कट जाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी ये 2 0 ये 2 0 काट दिया मैंने। फिर T इज इक्वल्स टू 900/5, जिसे हम लिख सकते हैं 180 केल्विन। तो हमारा आंसर हो गया 180 केल्विन। यहाँ पर जो T है टेम्परेचर ऑफ द सिंक दैट इज़ 180 केल्विन। ऐसा अगर होगा तो इनका एफिशिएंसी और इनका एफिशिएंसी सेम होगा। तो हम देख सकते हैं ना, सिर्फ ये जो बेसिक फार्मूला है ये अगर हम जानते हैं तो हम इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि assuming that a refrigerator can be regarded as a reversible engine working between temperature of melting ice and that of atmosphere means 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक रेफ्रिजरेटर है, वो किस किस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं? एक टेम्परेचर में काम कर रहे हैं ये रेफ्रिजरेटर किस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं? इनमें हम इनपुट देते हैं एक और वर्क करते हैं और फिर आउटपुट आता है। तो इनका टेम्परेचर जो है जो वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर मेल्टिंग आइस के दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर, और जो हीट रिजेक्ट करे जाए एटमॉस्फेयर में वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर। इसे हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, और इसे 273 अगर ऐड करूँ उसमें तो 290 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कैलकुलेट द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू फ्रीज 1 kg ऑफ वाटर ऑलरेडी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे पूछना है कि कितना वर्क मुझे यहाँ से सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से, ताकि 1 kg आइस को मैं ऑलरेडी जो 0 डिग्री में उसे फ्रीज कर सकूँ, 1 kg वाटर जो ऑलरेडी 0 डिग्री में उसे फ्रीज कर सकूँ। तो अब देखिए हीट किस लिए लगेगा, मुझे हीट किस लिए लगेगा? हीट मुझे लगेगा 1 kg वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, दोनों ही लेकिन 0 डिग्री से। 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे मुझे आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करता है, वाटर भी 0 डिग्री में है और आइस भी 0 डिग्री में रहेगा। तो मुझे क्या यहाँ पे क्या करना होगा, लैटेंट हीट देना पड़ेगा। सो इट इज इक्वल्स टू m इंटू एल। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना होगा, ताकि ये वाटर और आइस के बीच का रिलेशन है 1 kg ऑफ वाटर, ये वाटर के लिए। ठीक है, मुझे पता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मुझे इसे भी ग्राम में लिखना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये 1 kg मतलब 1000 ग्राम, यहाँ लिखता हूँ ग्राम, और इनका है इंटू 80।
सॉरी ये पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, इनमें सिर्फ ग्राम होता है, कैलोरी पर ग्राम। तो इनका है कैलोरी पर ग्राम। ये ग्राम ग्राम कट गया तो ये पूरा यूनिट किस में आ रहा है, कैलोरी में आ रहा है। सो इट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 80,000 कैलोरी। ये हमारा हीट है, ठीक है। ये इतना हीट चाहिए, इतना हीट इसमें से निकालना होगा वाटर में से, ताकि वो आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो इतना हीट कौन निकालेगा, ये वाला हीट है, इतना हीट निकालना है। इतना हीट निकालने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वही हमसे पूछा गया है। इस हीट को निकालने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप देखिए इस हीट को मैं Q2 लिख देता हूँ, और हमारा रेफ्रिजरेटर ऐसे काम कर रहा है कि कोई भी वाटर है उसमें से हमें Q2 हीट निकालना है, ताकि वो वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाए। और ये Q2 हीट निकालूंगा तो यहाँ पर जाकर वो Q1 बनेगा, और यहाँ से मुझे वर्क करना पड़ेगा W। तो Q2 हीट निकालने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। कैसे निकलेंगे, इनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे Q2 पता चल गया है, मुझे W निकालना है, तो इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, है COP। क्या कहते हैं इसे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिनोटेड बाय बीटा इज इक्वल्स टू Q2 बाई W। ये होता है बीटा, और इसे हम लिख सकते हैं Q2 बाई W को क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू W प्लस Q2। सो W को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो इसे Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं। तो इस पूरे को लिख सकते हैं फिर T2 बाई T1 माइनस T2। तो ये सारे फॉर्म्स है अलग अलग बीटा को रिप्रेजेंट करने का। तो मुझे Q2 पता है, मुझे W नहीं पता, लेकिन मुझे T2 T1 और T2 सब पता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये वाले से कि Q2 बाई W इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 माइनस T2। यहाँ से ये है 80,000 W इज इक्वल्स टू T2 कितना है, यहाँ ये है T2 इस साइड वाला। सो 273 केल्विन, 273 केल्विन डिवाइडेड बाई 290 माइनस 273, 290 माइनस 273। सो इट इज़ 273 डिवाइडेड बाई 17, और W इज इक्वल्स टू 80,000 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 273। यूनिट क्या है इनका, क्योंकि Q2 कैलोरी में था, ये कैलोरी में है, तो ये भी कैलोरी में है। क्या मुझे कैलोरी में चलेगा वर्क, नहीं, मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना है। सो 80,000 ये पता है हमें, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। कैलोरी को जूल्स में कन्वर्ट करना है, मुझे 4.2 मल्टीप्लाई करना है। 80,000 इंटू 17 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 273। अब इनका यूनिट हो गया जूल्स में। इसे मैं पूरा सॉल्व करूंगा, मुझे वर्क मिल जाएगा। थोड़ा काट लेते हैं इसे। इस 4.2 को ये डेसिमल हटा दूं तो नीचे 10 लिख सकते हैं, और ये 10 और ये एक ज़ीरो काट दे। अब ये 42 है, ये 273 है, ये 3 टाइम्स में कटता है। सो 3 1 जा एंड 4 जा, और यहाँ पे 391 जा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे अब इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, 8 इंटू 17 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 91 करूँगा, फिर ये 3000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ठीक है, करते हैं।
इसे अलग से ही रख लेते हैं इधर ऊपर कहीं पर साइड में, ये ऐसा होता है, और ये स्पेस में हम कैलकुलेशन करेंगे। सो इट इज़ 17 इंटू 14, 68 इंटू 17, so it is 832 into 8, so it is 4091। ठीक है, और फिर कितने जीरोस, 1 2 3 जीरोस है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ 1904123 डिवाइडेड बाई 91। मुझे अब ये करना है, तो 123 डिवाइडेड बाई 91। ठीक है, फिर थोड़ा जगह बना लेता हूँ। तो कितने टाइम्स में है, 2, और थोड़ा जगह बना लेता हूँ। So 2, it is 2 and 1 8 18, so 84, ये एक 4 आ रहा है ना, ये यहाँ पर 8 है और ये 4 नहीं होगा, सो 0 देकर और एक 0, सो नाउ इट इज़ 9, सो 9819, सो 21 एक 0, सो इट इज़ 2 टाइम्स 182, सो 28, फिर एक 0, और 3 टाइम्स 273, रिमाइंडर 7, एक डेसिमल 0, फिर एक 0 0, और फिर 7, सो इट इज़ 637। तो मैं इसे सॉल्व करके बेसिकली 20923.07 जूल्स लिख सकता हूँ, और अच्छे से लिखूँ तो 1234 2.09 इंटू 10⁴ जूल्स लिख सकता हूँ। ये हमारा आंसर है। जस्ट एक सॉल्यूशन था, इसे सॉल्व करके हम ऐसा निकाल दिए। अब देखते हैं, कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर इज ड्रिवन बाई 1000 वाट इलेक्ट्रिक मोटर हैविंग एफिशिएंसी 60%। ठीक है, तो एक रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, मोटर भी होता है, वो मोटर ही ये वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ से हीट Q2 है और यहाँ पर हीट Q1 है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। जो मोटर है यही वर्क कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, और इस मोटर का पावर जो है, पावर ऑफ मोटर इज इक्वल्स टू 1000 वाट है। एंड एफिशिएंसी ऑफ मोटर कितना है, मोटर का एफिशिएंसी है 60%, दैट मीन्स 0.6। इसका ये मतलब है कि मोटर जो है 1000 पावर इनपुट ले रहा है, लेकिन उनका एफिशिएंसी 60% है। मतलब मोटर का जो आउटपुट है ना, आउटपुट बाय मोटर, आउटपुट ऑफ मोटर, वो इनका 60% ही है। दैट मीन्स 1000 इंटू 0.6, दैट मीन्स 600 वाट, इतना ही आउटपुट दे सक रहे। कहने का क्या मतलब है कि रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए एक मोटर चाहिए होता है, वो मोटर कंज्यूम कर रहा है 1000 वाट, और लेकिन वो आउटपुट दे पाता है सिर्फ 600 वाट, बाकी जो है वो वेस्ट हो जाते हैं एज हीट, या उनमें लॉस हो जाता है। तो यही हमारा आउटपुट है मोटर का। तो बेसिकली ये जो यहाँ से दे सकता है वो 600 वाट ही है। ठीक है, ये वर्क जो है
यहाँ पर जो इनपुट के तौर पे जा रहा है वो 600 वाट। अब ये वाट क्या होता है, वाट होता है एक्चुअली जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड। तो जूल्स पर सेकेंड हमारा वाट है। आगे देखते हैं। द रेफ्रिजरेटर इज कंसिडर्ड टू बी अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग एट 273 केल्विन एंड 303 केल्विन। मतलब इस साइड 273 केल्विन है और इस साइड हमारा 303 केल्विन पे है, काम कर रहा है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड by it to freeze 32.5 kg of water at 0 degree centigrade. Heat loss is neglected. Latent heat of fusion is given 336 into 10^3 जूल पर kg। कह रहे हैं कि कितने टाइम में हमारा ये 32.5 kg वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है वो फ्रीज हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि हीट किस लिए चाहिए, ठीक है। हीट किस लिए चाहिए, हीट चाहिए मुझे एक वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कितना, 32.5 kg वाटर को एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मुझे आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना है। क्या लगेगा इसमें, मुझे लैटेंट हीट लगेगा, लैटेंट हीट। सो लैटेंट हीट दिया है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतना है, तो मैं लिख सकता हूँ 32.5 मतलब बेसिकली m इंटू एल, एल एफ। सो m है 32.5 kg और l कितना दिया है 336 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या है, जूल पर kg। तो ये kg काट दूँ तो ये बेसिकली जूल में हमारा हीट है, ठीक है। तो ये हीट कौन सा हीट है, ये हीट है हमें कहाँ से निकालना है, वाटर से निकालना है। तो हमारा जो वाटर फ्रीज के अंदर रखा है वाटर, इस वाटर में से इतना हीट निकालना पड़ेगा तब ये आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये हीट Q2 हीट है जो हमें वाटर से निकालना है, जो Q2 है। तो ये Q2 है, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट जो मुझे वाटर से निकालना है। अब इतने हीट निकालने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वो मुझे जानना है। तो इतने हीट निकालने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इनके बीच का रिलेशन चाहिए। तो इनके बीच में रिलेशन है, हाँ, बीटा, जिसे COP भी कहते हैं। तो बीटा इज इक्वल्स टू Q2/W, ठीक है। एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू T2/T1 माइनस T2, ये भी होता है। तो यहाँ से मुझे T2 पता है, T1 पता है, T2 पता है और Q2 पता है, तो W भी निकाल सकता हूँ। तो Q2/W इज इक्वल्स टू T2 कितना है, ये 273 डिवाइडेड बाई 303 माइनस 273 इज इक्वल्स टू Q2/W इक्वल्स टू 273/0 and 30। इसे अगर मैं काट दूं तो ये 91/10 होता है। यहाँ से W कितना आएगा, W इज इक्वल्स टू Q2 इंटू 10/91, ठीक है। Q2 कितना है 32.5 इंटू 336 इंटू 10⁻³ इंटू 10 डिवाइडेड बाई 91, ठीक है। ये 10 को मैं ये 32.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लिख सकता हूँ 325 इंटू 336 इंटू 10⁻³/91। मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना वर्क मुझे करना है, ठीक है। करता हूँ सॉल्व। पहले इसे 13 से करते हैं। 13 7 जा 91 होता है और यहाँ पर देखते हैं 13 2 जा 26 कैरी 6 65 13 5 जा 65। तो ये हुआ। और
ये भी कट सकता है, 7 1 जा एंड 7 4 जा 28, कैरी 5 56, 7 8 जा 56। सो 25 इंटू 48 इंटू 10⁻3 इतना वर्क है। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ 48 इंटू 25। अगर मैं करूँ तो 25 8 जा होता है 200 एंड 25 4 जा होता है 100। सो इट इज़ 1200। सो इट इज़ 1200 इंटू 10⁻3 जूल। इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये हीट मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, इस आइस से वाटर से निकाल के इसे आइस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना वर्क करने के लिए पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर आ रहा है जूल्स पर सेकेंड। ये मोटर को कितना वर्क करना है, मोटर को 1200 इंटू 10⁻3 जूल ऑफ वर्क, इतना वर्क करना है। और ये मोटर 1 सेकेंड में 600 जूल वर्क कर सकता है। तो कितना सेकेंड लगेगा, लेट करते हैं कि t सेकेंड लगेगा, t सेकेंड्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फिर होना चाहिए ना कि 1200 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू 600 जूल इंटू टी सेकेंड। तो ये देखिए, तब ये इधर भी जूल और इधर भी जूल हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, इससे मैं काट दूँ यहाँ से यहाँ, तो ये 2 होता है। सो t इज इक्वल टू 2000, क्योंकि 2 इंटू 10⁻3 मीन्स 2000 सेकेंड्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर वर्क करने, ये इसे कन्वर्ट करने के लिए वाटर से आइस में, यहाँ से मुझे 1200 इंटू 10⁻3 जूल्स देना पड़ेगा। और एक मोटर लगा है जो 1 सेकेंड में 600 जूल्स दे सकता है। तो कितने सेकेंड्स में इतने जूल देंगे, बस इतना सही बात है। मैंने लेट कर लिया कि टी सेकेंड्स में देंगे। 600 जूल पर सेकेंड इंटू टी सेकेंड्स। सो दिस इज द टोटल जूल, दिस इज इक्वल टू इतना जूल। मैं अगर इक्वेट करूँगा तो 2000 सेकेंड्स में वो इतना जूल ऑफ वर्क कर सकता है, ये मोटर जिनका पावर 600 जूल पर सेकेंड है। एक्चुअली 1000 था, लेकिन एफिशिएंसी 60% है, इसलिए ये अल्टीमेटली 600 जूल पर सेकेंड का ही काम कर सकता है। और मुझे इतना काम चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा मैं निकाल लिया हूँ, सिंपल सा 2000 सेकेंड्स। यही हमारा आंसर है। फिर देखते हैं ए रेफ्रिजरेटर हीट फ्रॉम इनसाइड एट -6 डिग्री सेंटीग्रेड इज ट्रांसफर टू ए रूम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से एक रेफ्रिजरेटर है, वो यहाँ से -6 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट उठा रहे हैं और रूम में 27 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रहे हैं। ठीक है, 6 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 267 केल्विन लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 300 केल्विन। ठीक है, तो हमारा T1 T2 जो है ये है -6 डिग्री सेंटीग्रेड, डैट मीन्स 267 केल्विन, एंड T1 इज इक्वल्स टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड, डैट मीन्स 300 केल्विन। ओके, हाउ मैनी जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली। यहाँ से जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हीट निकाल रहे हैं, यहाँ हीट भेज रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक मोटर है जो काम करके इसे अवेलेबल कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि हाउ मैनी जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी डिलीवर्ड टू द रूम। यहाँ पर जो एनर्जी आएगा, कितना एनर्जी रूम में डिलीवर होगा फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। इसे मैं T2 कहता हूँ। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर पूछ रहे हैं कि Q1 कितना होगा जब W है 1 जूल। यही हमसे पूछ रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे जो है ना, नंबर ऑफ जूल्स एनर्जी डिलीवर टू द रूम में क्या डिलीवर होगा, ये रूम हमारा एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर के भीतर जो एनवायरनमेंट है ना, उसे Q2 कहते हैं, और रेफ्रिजरेटर के पीछे जो गर्म हवा निकलता है वो जगह है Q1। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये Q1 में
कितना एनर्जी ऑफ जूल डिलीवर होगा जब हम 1 ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली। ये W जब 1 जूल भेज रहे हैं तो यहाँ क्या होगा। अब ये तो भीतर के एनवायरनमेंट है, ये बाहर के एनवायरनमेंट है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना इस पर, वो है हमारा W। तो हर 1 जूल W के लिए ये बाहर में Q1 कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इनके बीच में रिलेशन हमें पता है बहुत सारे। तो हम ये जानते हैं कि COP जिसे बीटा कहते हैं इज इक्वल्स टू Q2/W, और वो इक्वल्स टू T2/T1 माइनस T2 भी होता है। तो यहाँ से मैं Q2 निकाल सकता हूँ। तो Q2/W 1 ले लेता हूँ, 1 जूल लिखा है, इज इक्वल्स टू T2 कितना है, ये 267 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 267, जिसे मैं लिख सकता हूँ 267/33। तो हमारा Q2 निकल गया 267/33। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करो तो ये 33 एंड 267, 8 टाइम्स में 264, 3.0 नहीं होंगे, फिर 0, देन इट इज 9 टाइम्स 729, ऐसा। तो 8.09, तो इट इज 8.09। कितना यूनिट क्या है, जूल। तो Q2 हमारा हो गया 8.09 जूल। ठीक है, ठीक है। अब मुझे Q1 निकालना है। Q1 क्या होता है, इस इक्वेशन से हमें पता है Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W। सो Q2 है 8.09 प्लस W है 1, सो इट इज इक्वल्स टू 9.09 जूल। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, नंबर 1। जो पूछे ना कि हर एक जूल जो यहाँ कंज्यूम हो रहा है उसके लिए हमें आउटपुट में कितना चाहिए, तो यहाँ से जब 1 जूल कंज्यूम होता है तो यहाँ पर जो बाहर हीट जनरेट हो रहा है वो 9.09 जूल का हो रहा है। ठीक है, और अब क्या पूछे, सेकंड पूछ रहे हैं हमसे एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, मीन्स बीटा पूछ रहे हैं। तो बीटा यहाँ पर होता है, बीटा इज इक्वल्स टू यही है T2/T1 माइनस T2, और ये हमने सॉल्व करके रखा है 267 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 267, सो इट इज़ 267/33 एंड इट इज़ नथिंग बट 8.09। तो यही हमारा बीटा है, 8.09, सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहे हैं कि एक अडायबिटिक कंप्रेशन है जिनका रेशियो दिया है इन कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल 9। अडायबिटिक कंप्रेशन दैट मीन्स वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में कंप्रेस होकर V2 हो गया, और इनका रेशियो है 9, दैट मीन्स V2 माइनस V1 जो है इक्वल्स टू 9 है। ऐसे ये कंप्रेस हो गया। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल्स टू 9V1। ठीक है, ये रेशियो दिया है कंप्रेशन रेशियो, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, देन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर ऑफ द सोर्स जो यहाँ पर है T1 इज इक्वल्स टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे मैं लिख सकता हूँ 500 केल्विन। तो मुझसे पूछ रहे हैं कि T2 क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द सिंक क्या होगा, और क्या दिया है, गामा दिया है 1.5। तो अडायबिटिक प्रोसेस है, यहाँ लिखा ही है अडायबिटिक कंप्रेशन। तो अडायबिटिक में हमें पता है प्रोसेस में क्या होता है, T और V में क्या रिलेशन है, T(V) गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। तो मैं लिख सकता हूँ T1 V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1।
मुझे T2 निकालना है, T2 नहीं पता मुझे, तो लिख सकता हूँ T2 इज इक्वल्स टू T1 V1 बाई V2 होल टी पावर गामा माइनस 1। ठीक है, T1 कितना है 500 और V1 बाई V2 कितना है, V1 बाई V2 है V1 कितना है, V1 ही लिखता हूँ, और V2 कितना है 9V1 होल टू दी पावर गामा माइनस 1, गामा है 1.5, तो 1.5 माइनस 1, सो इट इज़ 500 इंटू ये V1 कट जाता है, तो 1/9 टू दी पावर 0.5 हाफ। अब ये पावर 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 मतलब है 1/2, सो इट इज़ 500 इंटू 1/9 टू दी पावर 1/2। तो एनीथिंग टू दी पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, इट इज़ रूट ओवर ऑफ 9, रूट ओवर ऑफ 9 क्या है 3, सो इट इज़ 500 डिवाइडेड बाई 3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 166.66 के। ये हमारा केल्विन में टेम्परेचर है। अगर मुझे इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो मुझे 273 से इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसे मैं अगर करूँगा तो ये 34 पॉइंट यहाँ पर 601 आएगा नेगेटिव में, सो इट इज़ इक्वल्स टू -106.34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि अ सिलेंडर कंटेन्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1 है, was compressed adiabatically until its temperature rose from 27 to 97। तो पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में 97 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कह सकते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 300 डिग्री केल्विन 300 केल्विन कह सकते हैं। और इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम 370 केल्विन कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस इन द गैस। गामा दिया है, गामा इज इक्वल्स टू 1.5 है, क्योंकि ये अडायबिटिक प्रोसेस है, अडायबिटिक प्रोसेस है, इसमें हमें वर्क डन पूछ रहे हैं। हमें पता है अडायबिटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, ये होता है R बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ठीक है, R बाई डिफ़ॉल्ट 8.31 पता है हमें, गामा माइनस 1 मतलब 0.5, T1 कितना है ये 300, T2 कितना है 370। ठीक है, सो इसे हम लिख सकते हैं 26.16 और यहाँ लिख सकते हैं इंटू 70 -70। इसे और अच्छे से लिखे तो ये 4 कैरी 1 3 कैरी 4 6 कैरी 4 11 डेसिमल के बाद और एक 0 डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पर और एक माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। यूनिट क्या है, जूल। वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये वर्क डन नेगेटिव, दैट मीन्स ये कंप्रेशन है, और है ही कंप्रेशन, इसे कंप्रेस किया गया है, तो इट इज़ कंप्रेशन, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। एक्सपेंशन होता तो वर्क डन पॉजिटिव होता। कैलकुलेट दी वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड। अब हीट प्रोड्यूस मुझे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। अब अडायबिटिक प्रोसेस में हमें पता है जितना वर्क करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीट इज इक्वल्स टू, मुझे इसे जस्ट कैलोरी में कन्वर्ट कर देना और कुछ नहीं। तो मैं जानता हूँ कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरी है।
तो यहाँ पर हीट जो है वो इक्वल्स टू माइनस को अब नहीं लिखूँगा, ये होगा 1163.4 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी। अब ये हो गया कैलोरी। ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट हटा सकते हैं, तो 11634/42 इसे अब काटते हैं, 4 से ही काटते हैं, सॉरी 6 से। सो 6 7 जा एंड 6 1 जा 6 556 9 जा 54 कैरी 2 3 जा 18 कैरी 5 एंड फिर 9 जा, भी ऐसे। और इसे अब 7 से भी काट के देखते हैं, 7 2 जा 14 कैरी 5 53, सो 7 7 जा 49 कैरी 4 7 जा 49, सो इट इज़ 277 कैलोरी। ये हमारा आंसर हो गया इन कैलोरी। तो देख सकते हैं जब वर्क है उसे मैं जूल में लिखूंगा, हीट है तो कैलोरी में लिखूंगा, और उनके बीच का कन्वर्सन ऐसा है, जस्ट ये बात है।